नमस्कार साथियों, मयूर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अपन ने पढ़ा था फिनोल की अम्लीय गुणों के बारे में। इसमें अपन ने तुलना की थी फिनोल की अल्कोहल के साथ और दूसरी की फिनोल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें अपने फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना से संबंधित क्वेश्चन आ गया है और हर बार कुछ न कुछ ऐसे कारण बताओ का क्वेश्चन आता ही है। अब अपन बात करते हैं इसी टर्म्स में कि जो फिनोल की OH समूह की अन्य अभिक्रियाएं थी उनके बारे में। इसमें सबसे पहले जो अभी अपन बात कर रहे हैं वह है जिंक धातु से क्रिया। जिंक से क्रिया। देखिए, फिनोल को जब आप जिंक धातु के साथ गर्म कर देते हैं, जिंक धातु के साथ गर्म कर देते हैं तो जिंक प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा क्या? जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा क्या? जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड, और यह हाइड्रोजन इस पे आकर जुड़ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा बेंजीन। क्या मिलेगा? बेंजीन। तो फिनोल जिंक धातु से क्रिया करके बेंजीन बनाता है। याद आ जाएगा, फिनोल जिंक धातु से क्रिया करके बेंजीन बनाता है। कहीं कहीं आपको अगर जिंक धातु याद ना रहे, एक जगह आपको किताब में यह भी मिल सकता है यसद रज। यसद रज को भी जिंक धातु ही बोलते हैं। कई बार हिंदी में लिख देते हैं। क्या होगा जब फिनोल यसद रज के साथ क्रिया करेगा? क्वेश्चन क्या लिख देता है, कई बार हिंदी में शब्दों में लिख देते हैं फिनोल की क्रिया यसद रज से करवाने पर क्या प्राप्त होता है, तो भी आपको याद रखना बेंजीन। और या डायरेक्टली पूछ ले फिनोल की जिंक धातु से क्रिया कराने पर तीर का निशान और पूछ लेता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूसरी है NH3 से क्रिया। NH3 से क्रिया, ये भी साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं बुचरर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? बुचरर अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया है इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? तो प्रोडक्ट मिलता है एनिलीन। एनिलीन बनता है। क्या मिलता है? एनिलीन। याद है ना, रखना। यहां से अपन बात कर रहे हैं, ये फिनोल है, फिनोल की क्रिया NH3 से करवा दी, NH3 से, तो यहां से OH और इसमें से एक H निकाल दिया। फिनोल अम्ल है और ये क्षार है, तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा और मुझे मिल क्या जाएगा? एनिलीन। NH2 प्लस यहां से क्या मिल जाएगा तो साथियों H2O। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं बुचरर अभिक्रिया। टेम्परेचर आपको 300 डिग्री सेल्सियस लेना है। 300 डिग्री सेल्सियस पे जब अपन फिनोल की अमोनिया से क्रिया करवाते हैं तो अपने को मिलता है एनिलीन, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं साथियों बुचरर अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे बात करें, तीसरे नंबर पे अगर यदि इसकी अभिक्रिया PCl5 से करवा दें, PCl5 से क्रिया, अगर इसकी क्रिया PCl5 से करवा देते हैं तो अपने को क्लोरोबेंजीन मिलता है। पहली स्थिति में क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। पहला प्रोडक्ट कब मिलता है? जब फिनोल की मात्रा कम हो। फिनोल की मात्रा कम लिया जाए तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और फिनोल आधिक्य में ले लिया जाए तो अपने को मिलता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। कंडीशन पहला, जब C6H5OH कम हो। जब C6H5OH यानी फिनोल कम हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल आपको याद रखना है, जब फिनोल की मात्रा कम हो तो क्लोरोबेंजीन मिलता है। ये आपका फिनोल है और इसकी क्रिया करवा दो PCl5 से।
यहाँ से ये अलग, यहाँ से ये अलग, मिलेगा क्या? बेंजीन वाले पे फिनॉल POCl3 और HCl, तो मुझे मिल जाएगा, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, ये मिल गया आपको क्लोरोबेंजीन, प्लस मिल जाएगा POCl3 प्लस मिल जाएगा HCl। अगर यदि फिनॉल आधिक्य में लिया जाए तो देखिए दूसरी स्थिति क्या थी, फिनॉल आधिक्य में हो तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा दोस्तों ट्राइफेनिल फॉस्फेट। देखिए क्या मिल रहा है, पहले स्थिति में तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल चुका है, बस कुछ नहीं करना, ये आपका फिनॉल है, ये फिनॉल क्या ले लिया? आधिक्य में ले लिया। तो देखिए फिनॉल आधिक्य में लेने के बाद में, जब फिनॉल आधिक्य में ले लेते हैं इसके 3 अणु, और पहले स्टेज में जो POCl3 बना है उसी से आप अभिक्रिया करवा दीजिए POCl3। पहले स्टेज तो एक रिएक्शन तो वही लिखनी है, चलो एक बार लिख ही देता हूं मैं, क्योंकि आप देखिए ये आपका फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया PCl5 से करवा दो, क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस क्या मिलेगा? POCl3 प्लस मिलेगा, ये ऊपर वाली रिएक्शन ही होगी, है ना। अब फिनॉल आपने क्या लिया? आधिक्य में ले लिया था ना, तो ये फिनॉल आधिक्य में ले रखा है और इसके 3 अणु ले लो, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो? POCl3 से। देखिए 3 क्लोरीन है और 3 H है, तो 3 HCl क्या होगा यहाँ से बाहर, 3 क्लोरीन 3 H, यहाँ से 3 HCl बाहर, बाकी जो बच गया है उसको जोड़ के लिख दीजिए, तो मिलेगा क्या? हाँ, तो इसको फिनॉल को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? C6H5OH ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या निकला? हाइड्रोजन बाहर निकला, तो बचा क्या? C6H5O बचा ना, तो मैं लिख सकता हूँ C6H5O, और कितनी बार है? 3 बार, 3 बार है ना, तो 3 बार कर दिया, बचा क्या यहाँ से? PO, यहाँ से क्या बच जाएगा? PO प्लस 3HCl, और इसी को क्या बोलते हैं? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो पहली रिएक्शन है जिंक धातु से क्रिया बेंजीन बनाता है, NH3 से क्रिया एनिलीन बनाता है, और यह अभिक्रिया बुचरर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तीसरी अभिक्रिया है PCl5 से क्रिया, और यह अभिक्रिया के द्वारा 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, क्लोरोबेंजीन और दूसरा मिलता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो ये 3 अभिक्रिया हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों साथ के साथ ही लिख लिया करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चौथी अभिक्रिया की ओर। चौथी अभिक्रिया का नाम है इथरीकरण। चौथी अभिक्रिया डालें इथरीकरण। देखिए इथरीकरण मतलब क्या होगा? ईथर का निर्माण होगा। इथरीकरण मतलब क्या होगा? ईथर का निर्माण होगा। यह स्टेप 2-3 तरह से चलती है। पहले अपन स्टेप बाय स्टेप इसमें रिएक्शन लिखते हैं। देखिए फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं? फिनॉल की अभिक्रिया पहले तो मैं स्टेज में क्या करता हूं? NaOH से करवा देता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड और -H2। अभी तो पहले कल ही तो अपन ये रिएक्शन लिख चुके हैं। जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया अगर यदि आप CH3I से करवाते हैं तब तो बनता है बेंजीन वाले पे ऑक्सीजन और OCH3, और यहां से Na और I बाहर निकल जाएगा, NaI बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं मैथोक्सी बेंजीन। ये पूरा मैथोक्सी समूह और ये बेंजीन है, इसका नाम हो जाएगा मैथोक्सी बेंजीन, और इसका सामान्य नाम होता है दोस्तों एनिसोल। 2016 में क्वेश्चन पूछा था एनिसोल की अनुनादी संरचना बनाइए। जिस तरह से अभी अपन ने फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाई है दोस्तों, उसी तरह से एनिसोल की अनुनादी संरचना भी बनती है।
बस थोड़ी सी अंतर है, जहां फिनॉल में H लिखा था उस H के स्थान पे CH3 जोड़ दें। H के स्थान पे क्या जोड़ दें? CH3 जोड़ दें, तो वह एनिसोल की अनुनादी संरचना बन जाती है और यह अभिक्रिया ईथरीकरण के नाम से जानी जाती है। एक और है कि अगर यदि मैं फिनॉल की अभिक्रिया मैथिल डाइएजो से करवा देता हूं, एजोन लवण से करवा देता हूं, ये मैथिल समूह है और इसकी क्रिया N2 से करवा देते हैं। तो यहां से देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस है और ये माइनस है। क्या होगा? ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर ले लेगा और बना क्या लेगा? OCH3 प्लस N2, OCH3 प्लस N2। कैसे हुआ रिएक्शन? देखिए, आपको रिएक्शन देखना है ना। हाँ, तो यहां से मैंने क्या किया? CH3 को हाइड्रोजन से जोड़ करके CH3 कर दिया और साथ के बेंजीन वाले कनेक्ट करके एनिसोल वापस से बना दिया। रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होगा? तो देखिए, CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे प्लस है और यहाँ माइनस है। ये बंद इसके फेवर में टूटेगा तो बनेगा क्या? CH2 माइनस प्लस मिल जाएगा N2 प्लस मिल जाएगा N2। अब देखिए क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कल वाली क्लास में कि फिनॉल H प्लस आयन त्यागता है, त्यागेगा ना, तो बनाएगा क्या? फिनॉल H प्लस आयन देगा और इसके ऊपर कौन सा वैसे प्लस का, तो ये हाइड्रोजन कहाँ आकर के जुड़ेगा? इसके ऊपर जुड़ेगा ना। तो देखिए क्या बना, ये जो फिनॉल है इस फिनॉल में से H प्लस आयन बाहर निकलेगा और बना लेगा क्या? और बना लेगा O माइनस प्लस H। ये H प्लस आयन इस CH2 माइनस से पे जाकर के जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या? H प्लस आयन प्लस CH2 माइनस आयन, दोनों मिलकर के बना लेगा दोस्तों CH3 प्लस। अब देखिए ये CH3 है और यहाँ पे क्या है? फिनोक्साइड आयन, तो अगले ही स्टेप में मिल जाएगा क्या? O माइनस प्लस CH3 प्लस, दोनों मिलकर के बना लेगा दोस्तों आपका एनिसोल। आपका क्या बना लेगा? एनिसोल। ये थी क्या? ईथरीकरण अभिक्रिया। आपको केवल रिएक्शन याद रखनी है, तो रिएक्शन में आपको कितना याद रखना? रिएक्शन में आपको ये वाला टर्म्स याद रखना, यहाँ N2 आएगा N3 नहीं आएगा। हाँ, तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं चौथे नंबर पे जो रिएक्शन है उसकी ओर चलते हैं, और वह रिएक्शन है एस्टरीकरण। रिएक्शन कौन सी है? एस्टरीकरण। 4 रिएक्शन हो गए साथियों। पहली रिएक्शन कौन सी थी? जिंक धातु से क्रिया। दूसरे नंबर पे कौन सी रिएक्शन थी? तो दूसरे नंबर पे अपन ने देखा था अमोनिया से क्रिया। तीसरे नंबर पे देखा था PCl5 से क्रिया। चौथे नंबर पे ईथरीकरण, और पांचवें नंबर की ओर चलते हैं। तो पांचवें नंबर की जो अभिक्रिया है वह है एस्टरीकरण। अब देखिए, अभी मैंने बताया था फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, यह H प्लस आयन त्यागेगा। तो जिस तरह से अल्कोहल में RO बना था उसी तरह से फिनॉल में भी ARO बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, और इसी से अपने को क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। यहाँ अपन जो अल्कोहल में रिएक्शन देखे थे कि एक तो देखा था, पहला जो था अपनी रिएक्शन RCOOH से, दूसरे नंबर पे था एसिडिक एनहाइड्राइड से, और तीसरे नंबर पे था अम्ल क्लोराइड से। ये जो 3 रिएक्शन है वो की वही रिएक्शन इसमें भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म वो की वही है। देखिए किस तरह से एस्टरीकरण करवाते हैं। पहली रिएक्शन लिख रहा हूं मैं RCOOH से किया, मैंने ले लिया C6H5OH, ये फिनॉल है। इसकी अभिक्रिया करवा दी साथियों CH3C डबल बॉन्ड OH, यहां से H और यहां से OH बाहर निकाले गए और मिलेगा क्या? तो मिल जाएगा आपको CH3C डबल बॉन्ड
O C6H5। ये सिंपल एस्टर बना। दूसरे नंबर पे मैं बना देता हूं RC11O RC। ये है आपका एनहाइड्राइड से। और पहले वाला क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। पहले वाला कौन सा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दूसरे वाला क्या है? एनहाइड्राइड से बना रहे हैं। देखिए क्या कर रहा हूं, CH3 C11O CH3। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो? तो C6H5OH। इसको बीच से ब्रेक कर दो और यहाँ से भी H को ही निकालना था। अभी मैंने बताया था एस्टरीकरण में अल्कोहल में भी H निकलता है और फिनॉल में भी H निकलता है। बस पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़ दीजिए। क्या बना? तो CH3CO और यहाँ से क्या बनेगा? इसको इस तरह से लिख देते हैं OC6H5। यहाँ से क्या मिल जाएगा? CH3COO और यहाँ से H प्लस मिल जाएगा CH3COOH। तीसरे नंबर पे जो अभिक्रिया है वो इस तरह से RCOCl से। देखिए किस तरह से कर दिया, RC11OCl। इसकी अभिक्रिया C6H5OH। यहाँ से Cl और यहाँ से R। यहाँ मैं R की जगह क्या ले लेता हूँ? CH3। R की जगह मैं क्या ले लेता हूँ? CH। क्या मिल जाएगा? CH3COO C6H5 मिलेगा क्या? CH3COO C6H5 और यहाँ से मिल जाएगा H और Cl। यहाँ से मिल जाएगा H और Cl। तीनों ही अभिक्रिया में प्रोडक्ट जो बने हैं उसकी स्थितियां अलग अलग है। यह अम्ल की उपस्थिति में होता है, यह भी अम्ल की उपस्थिति में होगा और यह क्षार की उपस्थिति में होगा। पिरीडीन नामक क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। आपको बिल्कुल याद रखना है, जो पिरीडीन क्षार है उसको मैं लिख सकता हूँ C5H5N। ये वो है अपने पिरीडीन क्षार और ये क्षार जो है वो HCl को क्या करेगा? बाहर ले लेगा। अब बात करते हैं इसी में साथियों एक चीज और है, ये एस्टरीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? एस्टरीकरण। आपको किताब में कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा एसिटिलीकरण। मैंने आपको अल्कोहल में बताया था कि अगर यदि किसी भी एस्टर में आप CH3CO अगर यदि CH3CO समूह का समावेश करते हैं तब तो उसे बोलते हैं एसिटिलीकरण। और इसके अलावा अन्य किसी भी समूह का कर दो, जैसे HC का कर दो या CH3CH2COO। दो कार्बन का एस्टर समूह ऐड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एसिटिलीकरण। और अन्य समूह के लिए, अन्य अगर कोई सा भी समूह है तो उसके लिए एस्टरीकरण टर्म्स काम में लेते हैं। ये थी एस्टरीकरण की अभिक्रिया 5वें नंबर पे। अब अपन बात करते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे की जो अभिक्रिया है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग बेंजोइलीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? बेंजोइलीकरण। अगली अभिक्रिया है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण अभिक्रिया को एक नाम और बोलते दोस्तों, शॉर्टन-वॉर्मैन अभिक्रिया। शॉर्टन-वॉर्मैन अभिक्रिया। देखिए फिनॉल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं। ये फिनॉल है और इसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड, ये है बेंजोइल क्लोराइड। जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं बनता है एस्टरीन, लेकिन अपने को ये याद रखना चाहिए जो बेंजोइलीकरण होगी
तो इसी अभिक्रिया का नाम है शॉर्टन-वॉर्मन अभिक्रिया। यहाँ से H और यहाँ से निकलेगा Cl, HCl बाहर, तो मिलेगा क्या आपको, ये बेंजीन वाले आपस में C डबल बॉन्ड O O और यहाँ से आपको इस तरह से मिल जाएगा, और साथ के साथ ही क्या मिल जाएगा दोस्तों, HCl, साथ के साथ ही HCl मिल जाएगा। इसको बोलते हैं फेनिल बेंजोएट, ये IUPAC नाम है। आपको लगता है कि नहीं सर हम तो ओएट लगा के नहीं लिखे, दूसरी तरह से लिख दें तो भी आप लिख सकते हो, फेनिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, फेनिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ये थी अपने पास बेंजोइलीकरण की अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया के लिए, और नेक्स्ट अभिक्रिया है, ये अपनी 6ठे नंबर पे अभिक्रिया थी। 7वें नंबर पे अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, फिनोल का ऑक्सीकरण होता है और फिनोल ऑक्सीकृत होकर के, अभी अपन ने कल भी अपन ने परसों वाली जो क्लास थी अपने, उसमें अपन ने बात की थी कि जो फिनोल है वह शुद्ध अवस्था में रंगहीन होता है, और जब यह वायु की उपस्थिति में खुला रहता है तो लाल गुलाबी रंग का बन जाता है, और कमरे के ताप पर फिनोल ठोस अवस्था में, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट अपन ने 41 डिग्री सेल्सियस देखा था और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस देखा था। तो फिनोल जो है कमरे के ताप पर शुद्ध अवस्था में बर्फ के समान है, लेकिन वायु की उपस्थिति में जब ये खुला रहता है, तो अपने इसका ऑक्सीकरण हो जाती है, और जिस कारण से इसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। यहाँ अपन फिनोल जो है इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में। यहाँ K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने को बहुत ही अच्छा जो ऑक्सीकृत रूप मिलता है वो है बेंजोक्विनोन। इसका नाम है बेंजोक्विनोन। ये अपने को ऑक्सीकृत रूप में मिलता है। ये थी साथियों फिनोल की OH समूह की अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं फिनोल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया। आप कॉपी में हेडिंग डालें, फिनोल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया। बेंजीन दूसरे नंबर पे है बेंजीन वलय की अभिक्रिया। बेंजीन वलय की अभिक्रिया एक रिएक्शन मैकेनिज्म के तौर पे सारी चीजें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। 11वीं में आपको मैंने खूब सारी रिएक्शन मैकेनिज्म होमवर्क में भी दिया था और यहाँ पे भी करवाई थी क्लास में, आपको शायद याद होगा। तो एक तो मैंने रिएक्शन करवाई थी नाइट्रीकरण, एक फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया में 2 करवाई थी, एल्किलीकरण और एसिलीकरण, ठीक है, 2 हो गई। तीसरे नंबर पे जो अभिक्रिया है वो है हैलोजनीकरण। फिर अपन ने करवाया था सल्फोनीकरण। आपको बहुत सारी रिएक्शन याद होगी। देखिए अपन रिएक्शन लिख रहे हैं। सबसे पहले है नाइट्रीकरण। बेंजीन वाले में जो रिएक्शन है पहली नाइट्रीकरण, तो पर फिनोल की अभिक्रिया HNO3 के साथ HNO3 और H2SO4 के साथ करवाते हैं तो अपने को 2 चीजें मिलती है। एक तो मिलता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और दूसरा मिलता है पैरानाइट्रोफिनोल। 2 चीजें मिलती है। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो HNO3 है, अभी तक आपने पढ़ा है HNO3 अम्ल होता है, अम्ल है, लेकिन HNO3 यहाँ इस अभिक्रिया में, इस पर्टिकुलर अभिक्रिया में क्षार की तरह कार्य करता है। इसी अभिक्रिया में HNO3 क्षार है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो एकमात्र रिएक्शन है जिसमें HNO3 क्षार की तरह कार्य करता है। और एस्टरीकरण एकमात्र अभिक्रिया है जिसमें
कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार की तरह कार्य करता है। अम्ल होते हुए भी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं आपके सामने आती है जिसमें वह अम्ल क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसके अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें कि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होती है, तो सबसे पहले H2SO4 HNO3 पे अटैक करता है। देखिए किस तरह से बात कर रहा हूं, H2SO4 ब्रेक डाउन होगा H प्लस आयन और HSO4 माइनस आयन, H प्लस आयन और HSO4 माइनस आयन। ये जो H प्लस आयन है वह HNO3 के ऊपर जाकर के अटैक करेगा, HNO3 के ऊपर जाकर के अटैक करेगा। ये HNO3 की संरचना इस तरह से, H प्लस क्या करेगा, इस OH के ऊपर आक्रमण करेगा और बना लेगा क्या, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और यहाँ से OH2O इस पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह। ये आगे कन्वर्ट होकर के बना लेगा NO2 प्लस और बना लेगा H2। जो NO2 प्लस आया है यही अब फिनोल के ऊपर अटैक करेगा, फिनोल के ऊपर अटैक करेगा। ये आपका फिनोल है, ये फिनोल की किसी भी स्थिति पर आप इसको जोड़ दीजिए, किसी भी स्थिति पर अगर यदि मैं इसको जोड़ देता हूं ये इस तरह से बन जाएगा। प्रोडक्ट पहले ही स्टेज में आपको मिलेगा हाइड्रोजन NO2 और जिस कार्बन पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है उसके पास वाले कार्बन पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, उसके पास वाले कार्बन पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो इसको, चाहे ऑर्थो पे जोड़ो चाहे पेड़ा पे जोड़ो। क्यों ऑर्थो पेड़ा पे ही क्यों जुड़ेगा, क्योंकि अभी अपन ने अनुनादी संरचना देखी थी साथियों, उसमें अपन ने देखा था ऑर्थो और पेड़ा स्थिति पर ही ऋणावेश है। और जोड़ क्या रहे हैं अपन, नाभिक से नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं NO2 प्लस है। ये कहां जाकर के जुड़ेगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पे। अब इसका जो ये तो था पहला स्टेप, स्टेप सेकंड में क्या होता है, इसका अनुनादीकरण होता है। अनुनाद, अनुनाद में क्या होगा, जो ये संरचना है इसका अनुनाद द्वारा स्टेबलाइजेशन होगा। देखिए ये आपका फिनोल है, ये H और यहां से NO2 माइनस और ये प्लस का चिन्ह पास में जोड़ दिया, क्या होगा, ये बंद इस जगह पे बंद इस जगह, तो मिलेगा क्या आपको OH, यहां से H NO2 डबल बॉन्ड और इस जगह क्या आ जाएगा प्लस का, यहां डबल बॉन्ड। अगले स्टेज में क्या होगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इस जगह पे, तो मुझे मिल क्या जाएगा, हाँ ये ऑक्सीजन वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये H, ये ऑक्सीजन वाले कार्बन पे प्लस का चिन्ह और इस तरह से एक वलय बन जाएगा, NO2 यहां से बाहर। अब क्या होगा, जो अनुनाद द्वारा अपन ने स्थायीकरण देख लिया, स्थायीकरण के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है प्रोटॉन का विलोपन, या इसकी एक अनुनादी संरचना और बना देते हैं कि इसकी अनुनादी संरचना किस तरह से बनेगी। ये हाइड्रोजन, ये NO2 और लास्ट वाले पे देखिए, क्या इसके बाद में डबल बंद है, नहीं है ना। अगर डबल बंद नहीं है तो आगे ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होगा, और आगे स्थानांतरित नहीं होगा तो यह इस OH वाले कार्बन से लेकर के इस वाले कार्बन के बीच में ही ये घूमता रहेगा, इसमें ही ये क्या होगा घूमता रहेगा और इन्हीं के बीच में क्या बनाएगा प्लस का चिन्ह बनाएगा, और यहीं से बनाने के कारण से यह पूरे वलय में विस्थानीकृत न होकर के आधे वलय में ही विस्थानीकृत होता है। तीसरे स्टेप में मैं क्या करता हूं, स्टेप थर्ड में ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को मैं यहां से क्या करूंगा डिस्प्लेस करूंगा H प्लस के रूप में, और ये H प्लस पहले स्टेप में जो HSO4 माइनस बना है उसके पास ले जाकर के इसे जोड़ दूंगा। तो देखिए क्या बन रहा है, ये OH H NO2
और इस जगह पे आपका प्लस का आवेश है। यहां से क्या होगा, H प्लस आयन बाहर निकलेगा और किसकी उपस्थिति में होगा, HSO4 माइनस की उपस्थिति में। देखिए H प्लस आयन बाहर निकला, HSO4 के साथ क्रिया करेगा और बना लेगा H2SO4। वापस क्या बना लेगा, H2SO4। और ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और बनाएगा क्या, तो बना लेगा के ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बना लेगा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये तो थी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। अगर यदि आप ये जो NO2 है इसको ऑर्थो स्थिति पे जोड़ते हो तब तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और अगर इसे पैरा स्थिति पे जोड़ते हो तो आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल ही मिलेगा। दोनों ही मिलते हैं, या तो ऑर्थो मिले अथवा पैरा मिले। ये मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा है, आपको मैंने 11वीं में खूब सारी रिएक्शन मैकेनिज्म करवाई है। अब अपन अगले रिएक्शन की तरफ बात करते हैं। तीसरे नंबर पे, सॉरी नाइट्रीकरण हो गया, दूसरे नंबर पे बात करते हैं हैलोजेनीकरण अभिक्रिया। दूसरे नंबर पे है हैलोजेनीकरण अभिक्रिया। हैलोजेनीकरण अभिक्रिया देख लीजिए, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सभी रिएक्शन में पहला स्टेप जो होगा वो चेंज होगा। ये स्टेप फर्स्ट था और ये था स्टेप सेकेंड। पहला स्टेप सभी में चेंज है, जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये आपका बेंजीन फिनॉल है, इसके ऊपर आप हैलोजेनीकरण में क्लोरीन का ऐड करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, तो है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो ये जो क्लोरीन है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या जुड़ेगा पैरा पे, तो मुझे मिल जाएगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, या मिलेगा क्या, या मिलेगा पैरा क्लोरोफिनॉल, और साथ के साथ ही Cl बाहर निकल जाएगी। देखिए किस तरह से मिल रहा, जो पहले स्टेप है वही आपको हमेशा चेंज करनी है। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये क्लोरीन एल्यूमिनियम से क्रिया करेगा, AlCl3 से क्रिया करेगा और बनाएगा क्या, Cl+ और बनाएगा AlCl4 माइनस। अब आप बोलोगे कि सर ये रिएक्शन कैसे होगी, तो देखिए क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो है अष्टक अपूर्ण होता है, यह इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये माइनस बना लेगा Cl- और Cl- AlCl3 से जुड़ करके AlCl4 माइनस बना लेता है। स्टेप सेकंड में जो जहां जहां आपने NO2+ लिखा है वहां आप Cl+ कर दीजिए, और जहां आपने केवल NO2 लिखा है साथियों उसे केवल CO2 कर दीजिए, तो ये भी रिएक्शन हो जाएगी, बहुत इजी है। देखिए स्टेप सेकंड में जहां आपने NO2 किया था उस जगह आप NO2+ कर दें, सॉरी जहां NO2 किया था वहां NO2 लिख दें, और जहां NO2+ किया था वहां NO2Cl+ कर दें। यहां NO2 किया था तो यहां NO2 के स्थान पे क्या आ जाएगा, Cl। यहां पे भी क्या है, NO2 है तो इस जगह Cl, इस जगह पे Cl। यहां NO2 है तो इस जगह पे क्या आएगा, Cl। जहां जहां आपका NO2 है उस जगह पे आपको क्या करना है, Cl करना है। बहुत ही इजी रिएक्शन हो जाती है। और जहां HSO4 माने, देखो पहले स्टेप में जो आपने HSO4 निकला था, अभी क्या निकला, AlCl4 निकल रहा ना, तो आपको AlCl4 माइनस ही लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, AlCl4 माइनस, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकलेगा साथियों HCl+ AlCl3। ये रिएक्शन थी हैलोजेनीकरण। हैलोजेनीकरण में अगर यदि आपने क्लोरीन का ऐड किया तो उसे क्लोरीनीकरण बोलते हैं, ब्रोमीन का ऐड किया तो ब्रोमीनीकरण बोलते हैं। अगली जो रिएक्शन है वह है अपनी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया
में है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को याद रखना चाहिए क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पिछले बार 2 नंबर के क्वेश्चन में आया था और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पूछी थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। तो तीसरे नंबर पे जो अभिक्रिया है वह है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या कह रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट में क्या पढ़ रहे हैं, 2 प्रकार की है, एक एल्किलीकरण है और एक एसिटिलीकरण है। तो सबसे पहले मैं एल्किलीकरण बता रहा हूं। एल्किलीकरण ये बेंजीन वाले हैं, बेंजीन वाले की अभिक्रिया CH3Cl से करवा दो। उपस्थित क्या लेना है, तो AlCl3 लेना, वही कंडीशन है। बनेगा क्या, तो या तो बनेगा ऑर्थोक्रिसोल या बनेगा पैराक्रिसोल, या बनेगा पैराक्रिसोल। प्रोडक्ट हमेशा जो बेंजीन वाले की अभिक्रिया है या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा प्रोडक्ट बनेगा। मेटा स्थिति पर किसी भी प्रकार से कोई चीज नहीं जुड़ने वाली है, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। तो देखिए एल्किल समूह का समावेश किया, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है। अगर एसिड समूह का समावेश करता हूं तो एसिटिलीकरण है। पहले स्टेप में कुछ नहीं करना है, CH3Cl है, बस यहां बना दो CH3+ समूह। आगे बात समझना, पहले स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड, तो जहां आपने Cl+ लिख रखा है उस जगह आपको क्या करना है, CH3+ करना है, और जहां आपका केवल Cl है उस जगह आपको क्या करना है, बोलो, CH3 करना है। तो ये थी अपने रिएक्शन में। यहाँ क्या आ जाएगा, CH3+, यहाँ Cl है तो CH3, यहाँ भी Cl है तो CH3, यहाँ Cl है तो CH3, यहाँ केवल Cl है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH3। कुछ नहीं करना, जहां आप, हाँ, आवेश कहीं से भी कुछ भी हटाना नहीं है। अगर आवेश हटा देते हैं तो आपको ये आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। और लास्ट में प्रोडक्ट भी, आगे भी कोई चेंज नहीं होगा। देख लीजिए, जहां आपका Cl था उस जगह Cl आया है, और जहां Cl+ था उस जगह आपका क्या आया है, CH3+। मैं किसी भी प्रकार से, चाहे कोई सी भी अनुनादी संरचना हो, चाहे कोई सा भी समूह है, उसमें वलय में अथवा किसी समूह में छेड़ नहीं रहा हूं। केवल और केवल जो आपने इलेक्ट्रॉन स्नेही आपने ऐड किए हैं उसी इलेक्ट्रॉन स्नेही की स्थिति को चेंज करना है। आगे बात समझ में, पहले यहाँ Cl था और CH3 आ गया, जहां Cl+ था वहां CH3+ आया, जहां NO2+ था वहां Cl+ और फिर CH3+, आगे से आगे यही आएगा। अगली जो अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, उसमें भी यही आएगा साथियों। जहां अपना CH3+ है वहां आएगा CH3CO+, और जहां केवल CH3 है उस जगह आएगा CH3CO, और कोई चेंज नहीं है। बहुत ही इजी वे में रिएक्शन याद होती है। देखिए किस तरह से मैं लिख रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। अगली रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। क्या जोड़ना है, तो CH3CO समूह जोड़ना है, CH3CO, ये समूह जहां CH3 है उस जगह पे C++O CH3, C++O CH3 जोड़ दो। यहां भी क्या लेना है, CH3 C++O Cl, तो यहां से आ जाएगा क्या, CH3 C++O। कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए, जहां नाभिक से इलेक्ट्रॉन से बन गया, तो जहां CH3CO+ है उस जगह आप क्या कर दो, CH3। आगे बात समझ, जहां CH3 है उस जगह केवल CH3CO करना। ठीक है, देखिए किस तरह से करते हैं। यहां CH3 था तो लिख दो क्या, CH3CO+। यहां क्या है, CH3 है ओनली 4, तो यहां आ जाएगा C++O
CH3। आगे बात समझ, यहाँ क्या है ओनली CH3 है तो बस यहाँ क्या कर दो C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ क्या ओनली CH3 है तो बस यहाँ क्या कर दो C डबल बॉन्ड O CH3। कोई चेंज नहीं करना, जो आप इलेक्ट्रॉन से लेके आ रहे हो बस उसी की स्थिति को चेंज करना। यहाँ क्या है CH3 है तो बस यहाँ पे भी क्या कर दो C डबल बॉन्ड O CH। आगे वाले में क्या है, यहाँ CH3 है तो यहाँ भी आपको क्या करना है C डबल बॉन्ड O CH3। और लास्ट वाले में भी क्या आ जाएगा, तो लास्ट वाले में भी आपने क्या लिखा है CH3 था तो C डबल बॉन्ड O CH3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई है। अभी तक अपन ने बेंजीन वाले की 4 रिएक्शन पढ़ी है। पहली रिएक्शन थी नाइट्रीकरण, दूसरी थी हेलोजनीकरण, तीसरी है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और चौथी है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। ये 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिनकी रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं कोई चेंज नहीं आता है और फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण की अभिक्रिया आपकी किताब में भी दी गई है। अब अपन बात करते हैं जिसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अपनी सिलेबस में भी नहीं है तो अपन उसको नहीं लिखेंगे। और लास्ट आज के लिए फाइनल रिएक्शन है जो बेंजीन वाले की अभिक्रिया है उसको बोलते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अभिक्रिया। देखिए सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं, बेंजीन फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया या तो ओलियम से करवा दो या सहधूम्र H2SO4 से करवा दो। H2H2H2O7 H2H2O7 H2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 7 है, इसको बोलते हैं ओलियम। ओलियम जब इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को मिलता है ये आपका बेंजीन वाले OH SO3H या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पहली जो रिएक्शन है यह है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल और दूसरा है लास्ट वाला पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ये थी दोस्तों अभी अपन ने पढ़ी है बेंजीन वाले की अभिक्रिया। अब जो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है बेंजीन वाले की कई सारी अभिक्रियाएं अभी बहुत सारी विशिष्ट अभिक्रियाएं आने बाकी है तो वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।